Good morning, students. Welcome to Galaxy Coaching Institute. My name is रश्मि शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक कृतिका का फर्स्ट चैप्टर इस जल प्रलय में। ये जो चैप्टर है ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में सन 1921 में उनका जन्म हुआ था। 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु जी ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। रेणु जी का देहावसान सन 1977 में हुआ था और रेणु जी ने बहुत सी प्रमुख कृतियां लिखी हैं और उनको आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। आंचलिक मीन्स उन्होंने एक खास पृष्ठभूमि में अपनी कहानी और उपन्यास लिखे हैं। मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति इत्यादि। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इस जल प्रलय में। आज हम इसकी समरी बताएंगे। ये जो चैप्टर है ये बिहार में, आप जानते हैं, आप न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। वहाँ पर जो नदी हैं पुनपुन, कोसी, गंगा, वो अक्सर उनका पानी बाढ़ लेकर आता है और आसपास के जो भी इलाके होते हैं उसमें बहुत तबाही मचती है। तो यहाँ पर भी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी इस कहानी में जल प्रलय की बात कही है, यानी जल जो है वो प्रलय लेकर आता है। कैसे क्या घटनाएं घटती हैं हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जय गंगा, डायन कोसी और हड्डियों का पुल जैसे कई रिपोर्टाज और उपन्यास बाढ़ की विनाश लीला के ऊपर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु पाठ के प्रारंभ में बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित लोगों और जानवरों आदि के समूह के विषय में बात करते हैं। वे बताते हैं कि बाढ़ पीड़ित ये लोग जिनके घर बार अथवा आश्रय कोसी, पनार, महानंदा, गंगा आदि नदियों की जल राशि के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से नष्ट हो गए हैं, उनके गांव में आकर शरण लेते हैं। लेखक कहता है कि इन्हें देखकर कोई भी बाढ़ की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगा सकता है। लेखक कहता है कि उसका जो जन्म है वो प्रत्येक क्षेत्र में हुआ था, इस कारण उसको तैरना नहीं आता। गांव में रहते हुए उसने कभी भी बाढ़ का सामना नहीं किया, लेकिन जब वह शहर में आ गया था, पटना शहर में, तो वहां पर 1967 में उसने बाढ़ को भोगा था। बाढ़ की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पर पुनपुन नदी के बाढ़ का जिक्र है कि सुबह सुबह उसने सुना, लेखक सुनते हैं कि पुनपुन नदी में जो है बाढ़ का पानी आ गया है बहुत ज्यादा और वो शहर के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग इलाकों में घुस गया है और मुख्यमंत्री निवास तथा राजभवन भी जल प्लावित हो गए हैं, आखिर जल में डूब गए हैं। दोपहर में लेखक को शहर के गोलघर इलाके में पानी भर जाने की सूचना प्राप्त होती है और लेखक अपने एक कवि मित्र के साथ बढ़ते हुए पानी को देखने के लिए चल देते हैं। एक रिक्शे पर बैठकर वे पटना की बाढ़ से हुए जल प्लावन का दृश्य देखने चले। लेखक उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब लोग पानी देखने जा रहे थे या देखकर लौट रहे थे, यानी उन्हें रास्ते में जो भी लोग मिले या तो वो बाढ़ देखने के लिए जा रहे थे या बाढ़ देखकर लौट रहे थे। सबके सब आतंकित थे, यानी उनके चेहरे पर डर था कि अभी शहर के कुछ ही इलाकों में पानी भरा है, लेकिन धीरे धीरे ये शहर पूरा का पूरा हो सकता है पानी में डूब जाए। जब पानी बहुत तेजी से आता हुआ लेखक को नजर आता है तो वो रिक्शे वाले को बीच में से ही लौट जाने का आग्रह करते हैं, वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कवि ने मृत्यु का तरल दूत कहा है बाढ़ को। लेखक अपने वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि रिक्शा मोड़कर वे अप्सरा सिनेमा के बगल से पटना के गांधी मैदान की ओर चले। वहां पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भरते हुए लेखक ने देखा। गांधी मैदान पटना का एक प्रसिद्ध मैदान है, यहाँ सार्वजनिक उत्सव, सभाएं आदि होते रहते हैं। लेखक कहता है कि गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे
बाढ़ और उससे उपजे जल प्लावन के दृश्यों को हजारों लोग खड़े होकर देख रहे थे। लेखक के मन में गांधी मैदान में हुए उत्सव आदि के जो पुरानी यादें हैं वो एक एक करके उनकी आंखों से के सामने से गुजर रही थी। रेणु जी कहते हैं कि जैसे दशहरे के अवसर पर लोग राम के रथ की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही आज लोग या उससे भी अधिक लोग बाढ़ के पानी का अवलोकन करने के लिए वहां आए हुए थे और खड़े होकर देख रहे थे। शाम को 7:30 बजे के बुलेटिन में लेखक को बताया गया या लेखक का ध्यान गया उस ओर कि लोग अपने सामान समेट रहे थे और लेकिन परेशान नहीं थे। यानी जब 7:30 बजे ये बताया गया कि बाढ़ का पानी इन इलाकों में भरने वाला है, अपना सामान समेटो, तो लोग सामान समेट रहे थे लेकिन आतंकित नहीं थे। एक पान वाले के दुकान में एक आईना लगा हुआ था। उस आईने में लेखक अपनी चेहरा देखता है, अपनी शक्ल देखता है, तो उसको लगता है कि बाकी सब जो लोग वहां पर हैं वो आतंकित नहीं हैं, सिवाय उसके चेहरे पर एक पीलापन, अपने ही चेहरे पर उनको एक पीलापन नजर आता है। लेखक कहता है कि बाढ़ के सामने आए संकट से कोई भी आतंकित नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल उसी की सूरत डरी हुई दिखाई पड़ती है। लेखक आगे कहता है कि जब वह अपने फ्लैट में पहुंचा तो तुरंत ही जनसंपर्क विभाग की लाउड स्पीकर वाली लंबी गाड़ी बाढ़ संबंधी घोषणा करती हुई, निर्देश देती हुई राजेंद्र नगर तक पहुंच गई थी। लेखक बताता है कि उसे गोलंबर के पास इस गाड़ी की आवाज प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ती थी। गोलंबर के पास गाड़ी से सूचना प्रसारित हुई कि बाढ़ का पानी रात 12 बजे तक संभवतः लोहानीपुर, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग इलाकों में घुस जाएगा। गाड़ी से लोगों को इस संदर्भ में सावधान रहने की हिदायत दी जा रही थी, निर्देश दिए जा रहे थे। लेखक बताता है कि सारा पटना शहर जब बाढ़ के आतंक से भयभीत अवस्था में जाग रहा था तो उसे नींद कैसे आती। उसका मन जो है वो बहुत ही बेचैन हो रहा था। लेखक को नींद नहीं आ रही थी, उसे बीते दिनों की याद आने लगी। लेखक की स्मृति में सन 1947 का बाढ़ का दृश्य आ जाता है, जब वह अपने गुरु सतीनाथ बादुड़ी के साथ गंगा के बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव पर बैठकर गया था। लेखक को वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेखक बताता है कि उसके गुरुजी की हिदायत थी कि बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है उसमें सभी प्राणी, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू जैसे जीव भी शरणार्थी हो जाते हैं। यानी जब बाढ़ का पानी आता है तो उसके साथ बहुत सारे जीव जंतु भी बहकर आ जाते हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में कि असम में बाढ़ आई थी और वहां पर एक मगरमच्छ पानी के साथ बहकर किसी के घर में घुस गया था। तो ऐसे दृश्य अक्सर बाढ़ के समय पर देखने को मिलते हैं। लेखक सन 1949 की बाढ़ को याद करता हुआ बताता है कि उस बाढ़ में एक नौजवान जो अन्य बीमार गांव वालों के साथ था, अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाने के लिए डॉक्टर साहब के मना करने के बावजूद कैसे जिद पर अड़ गया था। लेखक बाढ़ की भयावह विभीषिका के बीच गांव वालों के फक्कड़ाना मस्ती से युक्त जीवन की भी चर्चा करता है कि गांव वाले जो होते हैं वो अपने जीव जंतुओं को अपने से भी अधिक प्रेम करते हैं। सन 1937 की बाढ़ से हुई मारपीट की घटना को भी लेखक यहाँ पर जिक्र करते हैं। यहाँ पर यह भी बताया लेखक ने कि उनके गुरुजी ने कहा था कि बाढ़ में जाते समय एक पकाही घाव की दवा, दिया सलाई की डिबिया यानी माचिस और केरोसिन तेल यानी जो मिट्टी का तेल होता है उसको भी अपने साथ अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी होता है उसके साथ बहुत सारी गंदगी भी बहकर आती है। अगर उसमें आप पैर या हाथ डूबते हैं आपके, तो उससे पैरों में, हाथों में बीमारियां होने का, घाव होने का खतरा होता है। लेखक स्मृतियों के आंगन में जाकर अब वर्तमान की चर्चा पर आ जाता है। पहले क्योंकि उसको रात को नींद नहीं आ रही है तो वो सोचता रहता है कि क्या क्या हुआ था, उस सन में क्या हुआ था जब बाढ़ की घटना हुई थी, उस सन में क्या हुआ था जब बाढ़ की घटना हुई थी, और उसको सोचते सोचते वह वर्तमान से उसको जोड़ता है। रेणु जी कहते हैं कि सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, तब एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली पर घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने निकल पड़ी थी। यानी लोगों को डर नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 नाव ली, एक नाव पर लड़कियां, एक नाव पर लड़के, और कश्मीर का आनंद लेने के लिए वो बाढ़ के पानी में जा पहुंचे।
वे ट्रांजिस्टर बजाकर गाने का आनंद ले रहे थे। तभी गोलंबर के पास एकत्र लोगों की भीड़ ने उन्हें देखकर ऐसी किलकारियां भरी और सीटियां मारी कि उनकी सारी एग्जामिनेशन तुरंत गायब हो गई। लेखक बताता है कि 2:30 बजे तक जब पानी आगे की ओर अधिक नहीं बढ़ा तो उसे लगा कि जैसे कोई दैवीय चमत्कार हो गया है। यानी 2:30 बजे तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि पानी बाढ़ का आगे बढ़ा है, तो उसको बड़ी राहत मिली। उसको लगा कि ईश्वर ने कोई चमत्कार कर दिया है। उसे बाढ़ में घिरे अपने स्वजनों की याद आई। उसने फोन करना चाहा लेकिन टेलीफोन खराब था। लेखक का मन अब कुछ लिखने का हो रहा था। वह पलक झपकाते हुए सोचने लगा कि कुछ इस स्थिति पर लिखा जाए, लेकिन पानी के न बढ़ने की खबर से निश्चित लेखक सोना चाह रहा था, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी किसी के द्वारा कहे गए इस वाक्य ने, ओई भागो ऐसे गेछे जल ने उसकी तंत्रा तोड़ दी। यानी जो सोच विचार कर रहा था वो भंग कर दी। 5 बजे थे। अब बाढ़ का पानी उसके रिहायशी इलाके की ओर बढ़ता चला आ रहा था। चारों तरफ शोर और कोलाहल था। दीवारें, बिजली के खंभे, पेड़ सभी डूब रहे थे। लेखक कहता है कि पानी का ऐसा आना उसने कभी नहीं देखा था। यानी बाढ़ तो उसने कई बार देखी थी अपने जीवन में, लेकिन इस तरह खतरनाक पानी उसने कभी नहीं देखा था। यदि उसके पास कोई मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो वह इस दृश्य को अपनी स्मृति के लिए सुरक्षित रख लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं था। उसकी कलम भी चोरी हो गई थी। उसने अंत में मन ही मन कहा कि अच्छा है कुछ भी उसके पास नहीं है। तो पानी जब आ रहा था तो पानी की आवाज आ रही थी, चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। तो एक बार तो लेखक को लगता है कि वो काश इस सब चीज को रिकॉर्ड करके अपने पास रख पाता, लेकिन वो दूसरे पल सोचता है कि अच्छा है ऐसी विभीषिका को वो कैद ना करके रखे, ऐसी यादों को वो कैद करके ना रखे, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसे कोलाहल में उसका लिखने का मन तो होता है, लेकिन वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और वो कुछ भी नहीं लिख पाता। इस घटना को हम आज के परिवेश में भी देख सकते हैं कि कोरोना के कारण हम सब लोग भयभीत हैं, सबके चेहरे पर डर है। हर किसी को ये लगता है कि जिस तादाद में लोग मर रहे हैं, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, कि पता नहीं कल क्या होगा, हम में से कौन बचेगा और कौन नहीं। तो ये भी स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसी स्थिति का वर्णन, बाढ़ का वर्णन यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।